नमस्कार बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा लिए जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आप ज्योतिष को सही तरह से और क्रम से सीख रहे होंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा है, किसी प्रकार का भाव है, किस प्रकार का योग है, तो आप मुझे बता दिया करिए कमेंट करके, क्योंकि मैं आपके प्रति जितना सक्षम हूँ ज्योतिष को सिखाने में, उतना आप भी मेरे प्रति सक्षम बनिए। क्यों? क्योंकि मैं ग्रंथों की गणना लेकर के आपको ज्योतिष सिखाता हूँ। सारे ग्रंथों की गणना, आचार्यों की गणना, सबको एकत्रित करता हूँ, उसके बाद अपना संयोग उसमें निकालता हूँ, तब जाके मैं आपको ज्योतिष सिखाता हूँ। बाकी सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, प्रत्येक चीज़ का कारण संयोग मैं आपको बता चुका हूँ। तो किसी तरह का ना मन में ठेस ना रखिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं सब कमेंट कर दिया करिए। इस कक्षा को अपनी वो कक्षा समझिए जो आप घर पे या फिर कोचिंग में जाकर के पढ़ते हैं। मैं आपके समक्ष हूँ, ये मेरी भावना प्रकट करिए। इस बात को समझिए कि मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, मैं आपको सामने सिखा रहा हूँ, ऐसा समझा करिए। जिससे क्या होगा कि आप सब चीज़ों को क्रम से और सीखोगे। आपको ये लगेगा कि गुरुजी मेरे सामने हैं और प्रत्येक चीज़ का जवाब देता हूँ। कमेंट में जब मुझे समय मिलता है, समय की अवधारणा बनती है, तभी मैं आपके कमेंट का जवाब दे दिया करता हूँ। और आपसे छोटा सा निवेदन मैंने किया था कि बच्चों जो वीडियो देखते हो उस पर आने वाले एड्स को कृपया करके पूरा देख लिया करिए। जिससे क्या होगा कि क्या पता क्रिया पुष्ट हो जाए। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मेष लगन की कुंडली में सूर्य का प्रभाव बताया था कि द्वादश भावों में मेष लगन की कुंडली में सूर्य का क्या क्या प्रभाव होता है। आज हम मेष से अग्नि जो लगन होती है, जिसको वृषभ कहा जाता है, वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य के प्रभाव को जानेंगे कि द्वादश भावों में वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है। कक्षा 37 की बात हो रही है। नाना करते हुए हमारी 36 कक्षाएं पूरी हो गई हैं। ज्योतिष का बादशाह बनाने का दृढ़ संकल्प क्रम से बढ़ता हुआ जा रहा है। ये टॉपिक जो है वो सभी ग्रहों से संयोग बनाता हुआ चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको फलादेश करने के लिए, जैसे आप मुझे पहले कमेंट करते थे ना कि गुरुजी फलादेश करना सिखा दीजिए, हमें फलादेश करना नहीं आता, और लघु पाराशरी से सिखाया करिए, और अनंत अनंत कोटि के कार्यक्रमों से अब जो ज्योतिष शास्त्र है उनसे सिखाया करिए। जो बच्चे मुझे कमेंट करते थे पहले, अब उन्हीं का सार पुष्ट होता हुआ चल रहा है। मैं सारी गणनाएं पुष्ट किए जा रहा हूं। प्रत्येक ग्रंथ को आपको दिखा देता हूं कि इस ग्रंथ से गणना ली है, जो भी प्रक्रियाएं पुष्ट करी हैं। और भी ग्रंथ हैं काफ़ी जिनसे मैं गणना करता हूं, और सब चीज़ें मेरी एकत्र भाव से ली गई हैं, जिसमें मैं किसी के सार को नहीं देख रहा, किसी के क्रम को नहीं देख रहा, बस मैं अपनी भावना को प्रकट करके आपके समक्ष बैठा हूँ और आपको प्रत्येक चीज़ सिखा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आपको सब चीज़ मेरी समझ में आ रही है और आप सही ढंग से क्रम से सीख रहे हैं। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य के प्रभाव को जानेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल करके श्री गणेशाय नमः बोल करके, कि गणपति भगवान के नाम का उच्चारण करके आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं और बड़े भाव से हम कक्षा को सीखेंगे और जानेंगे। चलिए, वृषभ लगन, इसके नाम से ही समझिए। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। आगे समझ में। वृषभ का मतलब होता है बैल। बैल लगन की जो राशि है ना, वो राशि आपको पता है कैसी है। सारा कुछ आप पुष्ट के करने वाले क्रम को जानते हो कि वृषभ लगन की राशि क्या होती है, कौन सा उसका तत्व होता है। सब कुछ मैं आपको लिखा चुका हूँ। कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई क्रम की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि वृषभ लगन की राशि की कौन सा तत्व होता है, या फिर उसका स्वामी कौन है, या फिर उस राशि का स्वभाव कैसा है, कैसा गुण है, और किस प्रकार की प्रक्रियाओं को वे रखती है, अगर आपने वो नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो हमारी पिछली वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हो, जिसमें मैंने राशियों की गणना बताई है, जिसमें आप ये जानोगे कि राशियों को किस प्रकार देखा जाता है, और प्रत्येक चीज़ को आप क्रम से सीखोगे। वो पिछली वीडियोस भी जाकर के देख लीजिए, जिससे क्या होगा, आप सही ढंग से और सही क्रम से आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालोगे? वृषभ लगन की कुंडली के द्वादश भावों में
सूर्य का प्रभाव। हेडिंग डाल लीजिए, वृषभ लगन की कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव। चलिए प्रारंभ करते हैं और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम सबको समझा दें, क्योंकि समझाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। ये यहाँ पर मैं आपके सामने एक छोटी सी कुंडली अंकित कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर एक लग्न कुंडली आपके सामने बना दी है। और आपको पता है वृषभ लगन है तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि आएगी, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12 और यहाँ 1। ये हमारी वृषभ लगन की कुंडली बन गई है। अब इस वृषभ लगन की कुंडली के प्रत्येक भाव में मतलब एक एक भाव करके सूर्य के फलादेश को जानेंगे, किस प्रकार का सूर्य फल देता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले लगन भाव के फलादेश को जानते हैं, क्योंकि लगन भाव में सूर्य, जब वृषभ लगन की कुंडली के लगन भाव में सूर्य बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। बच्चों, इस प्रक्रिया को जानने से पहले आप एक मेरी मुख्य चीज़ दोबारा से सुनना। वो मैं क्या बता रहा हूँ कि कुंडली के फलादेश को करने से पहले कि कौन सा ग्रह कौन सी कुंडली में कहाँ पर बैठा है, इस फलादेश को करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो जो ग्रह बैठा है उस ग्रह की अवस्था कैसी है। वृद्धावस्था है कि अस्त है कि वक्री है कि बाल अवस्था में है कि युवा अवस्था में है। दूसरी प्रक्रिया, उस ग्रह के षडबल को देखेंगे कि कौन से बल में वह बैठा हुआ है, दिशा बल उसको प्राप्त है या फिर काल बल में बैठा है, कैसा बल उसको प्राप्त है, नैसर्गिक बल उसको प्राप्त है, सब कुछ देखेंगे। तीसरी प्रक्रिया में वह कौन सी राशि में बैठा है, शत्रु राशि में है कि नीच की राशि में है कि स्व की राशि में है, वो देखेंगे। चतुर्थ भाव में देखेंगे कि वह जो ग्रह बैठा है वह कारक भाव में बैठा है कि मारक भाव में बैठा है कि बाधक होकर बैठा है, क्या योग कारक होकर बैठा है कि प्रबल मारक होकर बैठा है। 4 अवस्थाएं आपको पता चल गई। 5वीं अवस्था में देखेंगे कि वह जो ग्रह बैठा है उस ग्रह पर किस किस पाप ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टियां पड़ रही हैं। 6ठे में देखेंगे कि वह जो ग्रह है उसकी अंशात्मक दृष्टि क्या है। 7वें में देखेंगे कि वह जो ग्रह बैठा है और वो जो ग्रह की अवस्था जैसी भी हो वह कौन से नक्षत्र में बैठा है, क्रूर नक्षत्रों में बैठा है कि स्वक्षेत्री नक्षत्रों में या फिर सौम्य नक्षत्रों में बैठा है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। इन सब की गणना के बाद ही फलादेश किया जाता है। बिना गणनाओं को जाने फलादेश सक्षम अवस्था में सही नहीं माना जाता, नहीं हो पाता। इतना आपको समझना पड़ेगा। तो जो मैं आपको मुख्य चीज़ें लिखा रहा हूँ ना, वो मुख्य मुख्य क्रिया हैं सूर्य के द्वारा जो देखी गई। जहाँ पर सूर्य अच्छा होता है वहाँ ऐसा होता है, या सूर्य थोड़ा सा नीच का हो जाता है वहाँ ऐसा हो जाता है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले क्या जानेंगे कि वृषभ लगन की कुंडली में जो सूर्य बैठा होता है, वो किस प्रकार का फल देता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम प्रथम भाव। वृषभ लगन की कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उस भाव में बैठा सूर्य किस प्रकार का फल देता है। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा कि आपको पता है वृषभ लगन की कुंडली जो है ये इसकी सबसे पहले क्या है, शत्रु राशि है। शत्रु ग्रह कह सकते हैं, शत्रु ग्रह की राशि है। इतना समझिए सबसे पहले आप, ये इसकी शत्रु ग्रह की राशि है। तो शत्रु ग्रह की राशि के साथ बैठने वाला ग्रह होगा वो या तो बुरा प्रभाव देगा या फिर अच्छा प्रभाव देगा। इतना आपको पता है कि कोई भी ग्रह, कोई भी राशि किसी भी अंश पर बैठ करके पूरी तरह से बुरी नहीं होती, पूरी तरह से अच्छी नहीं होती। ये मुख्य रूप से देखा जाता है। और सूर्य तो राजाओं में गिना जाता है, पराक्रम का योगी है। वो तो बहुत कम ही चांसों में बुरा फल देता है, नहीं तो सब चांसों में वह अच्छा फल देता है। अब मेरी मुख्य बात को समझिएगा। अब इन 2 प्रक्रियाओं में हम ये जानेंगे कि जो सूर्य लग्नेश होकर के बैठा हो,
लग्नेश का मतलब मेरी बात को समझना, वृषभ लगन में अगर सूर्य बैठा है, लग्नेश तो उसका शुक्र रहेगा, लेकिन अगर कोई सूर्य लग्न भाव में बैठा है वृषभ राशि के लगन भाव में, उस समय पर कुछ ज्योतिष आचार्य इसको अच्छा बताते हैं, कुछ ज्योतिष आचार्य इसको बेकार बताते, खराब बताते हैं। तो सबकी गणना तो हम नहीं ले सकते, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबकी जो निचोड़ निकलेगा ना, उस निचोड़ को लेकर के चलेंगे, वही ग्रंथों का सार है, वही मेरी गणना की प्रक्रिया, वही मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि जो वृषभ लगन का सूर्य जो होता है, सबसे पहले मनुष्य को ना सफलता देता है। क्या देता है? सफलता। सफलता क्यों देता है? तो आपको पता है वृषभ लगन जो है ना, कभी आप वृषभ लगन के बारे में जानना, जब हम राशियों की मुख्य गणनाओं पे आएंगे ना, तब मैं आपको वृषभ लगन को समझाऊंगा, नहीं वृषभ राशि को समझाऊंगा कि वृषभ राशि अपने आप में बलवान कैसी होती है। राशियां खुद में बलवान है, राशियों का खुद का बल होता है। तब मैं आपको बताऊंगा कि द्वादश भाव की जो राशियां होती हैं ना, वो द्वादश जो राशियां होती है वो अपने आप में कितनी बलवान होती है, किस प्रकार का वो फल देती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वृषभ राशि में अगर सूर्य बैठ जाता है तो सबसे पहले समझिए वह सूर्य की समभावस्थ स्थिति बन जाती है। क्या बन जाती है? समभावस्थ स्थिति। अगर समभावस्थ स्थिति बन जाती, नहीं बन रही हो, अब कैसे बनेगी? समभावस्थ स्थिति हो, बन रही हो। जैसे अगर आपको पता है कि सूर्य का शत्रु है, अति शत्रु नहीं है, शत्रु है शुक्र, बात को समझिएगा। अब आपने नैसर्गिक मैत्रिता पढ़ी होगी, तात्कालिक मैत्रिता पढ़ी होगी, पंचदा मैत्री चक्रों को पढ़ा होगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसमें समझा दिया है जो समझने के लायक है। बाकी जब उसके भी एडवांस पर आएंगे, पंचदा मैत्री चक्र के अंशों पे आएंगे, गणनाओं पे आएंगे, तब और अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा कि मुख्य रूप से अति शत्रु कौन कहा जाता है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अभी क्या है कि मान के चलिए सूर्य का शत्रु शुक्र है, अति शत्रु नहीं है, शत्रु है शुक्र। तो शत्रु की अवस्था में अगर वह शुक्र अच्छा कारक है, कुछ ग्रहों की सुगम दृष्टियां पड़ रही हैं, तो वह शुक्र समभावस्थ हो जाता है सूर्य के लिए, अच्छा फल देने वाला। समभावस्थ होने के कारण वह सफलता का कारक बन जाता है। अगर दृष्टियां अच्छी हैं, अंशों की दृष्टियां अच्छी हैं, तो अंशों की प्रवृत्ति अच्छी है, तो लग्नेश लग्न में बैठा सूर्य मनुष्य को सफलता दिलाने वाला भी हो जाता है। ये ज्योतिष का प्रक्रम है। अब दूसरी बात को समझिए, सफलता दिलाने वाला तो हो जाता है, क्या बोला? समभावस्थ स्थिति में सफलता दिलाने वाला तो हो जाता है, इसी के साथ मनुष्य का नुकसान भी करता है। क्यों? क्योंकि शत्रु स्थान है, अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा, नुकसान भी करेगा। शत्रु के भाव के अनुसार नुकसान करता है, मनुष्य को गंभीर भी बना देता है, कभी कभी किसी चीज के प्रति गंभीर भी कर देता है, सीरियस मैटर में। अब पता सूर्य तेजस्वी कारक है, तेजस्वी भाव है, पराक्रम का योगी है, तो मनुष्य को गंभीर तो करेगा ही, ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाएगा बच्चा। गंभीर करने के बाद उसका जो स्वभाव होगा ना, उसका जो स्वभाव होगा वो मेहनती का योगी बन जाएगा, मनुष्य मेहनती का कारक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य शुक्र योगी बन के मेहनती तो करेगा, मेहनती तो बन जाएगा, लेकिन बात को समझिएगा, मैंने सब कुछ अपनी भाषा में लिखा है, इसमें मैंने अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की, सब कुछ मैंने गणना अपनी भाषा में की है, जिससे मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। मेहनती बनेगा, लेकिन मनुष्य को ना चिड़चिड़ा कर देगा शुक्र। क्यों? अब क्यों करेगा चिड़चिड़ा? आपको पता है, चिड़चिड़ा कर देगा, चिड़चिड़ा के साथ क्या कर देगा? क्रोधी कर देगा। सूर्य अग्नि तत्व है, क्या है? अग्नि तत्व, इतना आपको पता है। सूर्य जब अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व में कुछ ना कुछ प्रणाली ऐसी होती हैं कि वे क्रोध का कारक बन जाती हैं। तो यहाँ पर बैठा सूर्य शत्रु भाव में, शत्रु राशि में भी बैठेगा, फिर भी सफलता तो देगा, लेकिन साथ में नुकसान भी देगा, अति मेहनत कराएगा। और अति मेहनत के चक्कर में जब कुछ परिणाम कम मिलने शुरू हो जाएंगे ना, तो वह चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान होने लग जाएगा। ऐसा सूर्य मनुष्य को चिड़चिड़ा और क्रोधी कर देता है। इतना आपको समझ में आ गया। ऐसे मनुष्य का जो मान सम्मान होता है ना, जिस क्या लिखेंगे, जिस लिखिए, जिस मान सम्मान, जिस मान सम्मान का वह हकदार, जिस मान सम्मान का वह हकदार होता है,
वो उसे क्या नहीं हो पाता, प्राप्त नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। क्या समझे आप कि सूर्य आपको पता है कि प्रभावशाली होता है, मान सम्मान देता है। यही सूर्य अगर मेष में बैठ जाता, उच्च राशि में बैठ जाता, स्वक्षेत्री राशि में बैठ जाता, तो आपको पता है अच्छा फल देता। अब अच्छा तो फल फिर भी देगा, क्योंकि प्रथम भाव का सूर्य प्रभावशाली तो बनाता है, लेकिन राशियों की भी युति देखनी पड़ेगी, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से ग्रह के साथ है। तो मुख्य अवधि क्या देखी जाती है, अगर सूर्य अच्छा है फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, ज़्यादा ग्रहों की युति या फिर ज़्यादा ग्रहों की दृष्टियाँ नहीं पड़ रही हैं, तो मान सम्मान तो देता है, लेकिन मान सम्मान का जो हकदारी होता है ना, वो मान सम्मान तो देगा, लेकिन मान सम्मान के प्रति जो उसको हक मिलेगा, वो हक की प्राप्ति वह नहीं कर पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पर क्षीण हो जाता है, दूर हो जाता है उस हक से जो हक उसे मिलने वाला होता है। ऐसा सूर्य मनुष्य को, अब आपने देखा है ना, कभी कभी कोई मैराथन चल रही हो, कोई कंपटीशन चल रहा हो, तो बच्चे को अवार्ड मिलना होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस बच्चे की आश लगाए लोग बैठे होते हैं, उस बच्चे को छोड़ करके दूसरे को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो बच्चा बैठ करके अचंबा करता है, ये कैसे हो गया। तो ये सूर्य कराता है। ये मुख्य प्रक्रिया सूर्य द्वारा देखी गई है कि सूर्य तेजस्वी तो बनाता है, सारे कारकों की प्रक्रिया भी कराता है, लेकिन जिस समय पर जो मिलने वाला होता है ना, उस चीज से मनुष्य को पीछे भी खींच लेता है। ये सूर्य का दृढ़ योग है शत्रु राशि में बैठ करके। आगे समझ में। उसके बाद क्या समझेंगे, एक और परेशानी पैदा करता है, वो करता है कि पिता से संबंध। सूर्य क्या कारक है आपको पता है, पिता का कारक है सूर्य। पिता योगी सूर्य बताया, पिता बोलो आत्मा बोलो, हड्डी का कारक भी सूर्य होता है। तो पिता से जो संबंध है, पिता से संबंध को क्या कर देता है, खराब कर देगा सूर्य। वृषभ लगन का सूर्य पिता से संबंध को खराब कर देता है शत्रु राशि में बैठ करके। उसके बाद अब मैंने आपको क्या बताया कि मनुष्य को ना कृष गाय बना देता है सूर्य। वृषभ लगन का सूर्य मनुष्य को कृष गाय बना देता है। कैसे, समभावस्थ होकर के, कष्ट दे करके। क्या होता है, वृषभ लगन का अगर कोई प्राणी होगा ना, वह कभी मोटा नहीं हो सकता। ये वृषभ लगन का बल है। मैंने आपको क्या बताया, राशि खुद में बलवान है। वृषभ राशि का जो मनुष्य होता है वो कभी मोटा नहीं हो सकता। बहुत कम प्रक्रिया में ऐसा देखा गया कि वह कभी मोटा ज़्यादा तगड़ा हो जाए, वृषभ लगन जिसकी होती है। अब उस प्रक्रिया में हम क्या देखेंगे कि वृष राशि का जो मनुष्य होता है वो दुबला पतला होगा। तो सूर्य उसे क्या करेगा, दुबला पतला, कृष गाय बना देगा, दुबला पतला उस मनुष्य को बना देता है। इतना आपको समझ में आ गया। और वृषभ लगन वालों के मनुष्य के आंखों में सूर्य समस्या पैदा करता है। वृषभ लगन वालों के जीवन में सूर्य उसके नेत्रों में समस्या पैदा करता है, नेत्रों में परेशानी पैदा कर देता है। वृषभ लगन का जो सूर्य अगर वृष राशि में बैठ जाता है तो समझ में आ रहा है ना। एक एक टॉपिक समझाता हुआ चल रहा हूँ, निश्चिंत योग से समझिएगा। एक एक प्रक्रिया में लिख के लाया हूँ सब कुछ। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि वृषभ लगन में सूर्य कहीं ना कहीं जातक को क्या देता है, नुकसान पहुंचाता है, नुकसान देता है। कुछ आचार्यों की गणना ऐसी प्रक्रियाओं में बोलती है कि वृषभ लगन का सूर्य समभावस्थ होकर के बैठ जाए, मतलब अति शत्रु ना हो, शत्रु हो लेकिन समभावस्थ दृष्टि में बैठ जाता है, तो मनुष्य के जीवन में ना परेशानियां पैदा कर देता है। हकदार तो होता है, हकदार, हालांकि हकदार बनने की कोशिश भी करता है, प्रभावशाली भी बनना चाहता है, बनता है, ऐसा नहीं बने, लेकिन जिस अवस्था में जो चाहिए होता है ना, उसको वह प्राप्त नहीं होने देता है। विचार तो कर लेता है कि ऐसा करूंगा, मैं करके रहूंगा, लेकिन जब अवस्था वैसी आती है ना, तो वह पीछे हट जाता है, हालांकि पीछे कर देते हैं उसे। यही वृषभ लगन का सूर्य जब सप्तम भाव की दृष्टि पत्नी के क्षेत्र पर डालेगा, तो खुद विचार करिए। सप्तम भाव पर दृष्टि सूर्य पहले से शत्रु राशि का है, अपनी मतलब मित्र राशि हो गई, मैं नीचे बोलने वाला सॉरी, अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि पर दृष्टि डालेगा तो वहां भी परेशानियां पैदा करता है। पत्नी के क्षेत्र का योगी बनके जब खुद बेकार है तो वहां भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा खड़ी कर देता है। अभी आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे की गणना समझाऊंगा। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फटाक से नोट करो।
एक एक चीज क्रम से समझाता हुआ चल रहा हूं, तो निश्चिंत हो जाइए। चलिए, वृषभ लगन के सूर्य को वैसे तो मान सम्मान, भूमि, भवन, जायदाद सब कुछ मिलती है, लेकिन वो लाभ इतना उठा नहीं पाता जितना उसको योगकारी संयोग में लाभ उठाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मिलता मिलता रह जाता है, हाथ से आता आता उसका निकल जाता है वृषभ लगन के योग में। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। फटाक से नोट करो। एक काम करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, फिर से नोट कर लेना, दोबारा से वीडियो को रोक करके ना शांति से नोट कर लेना आप लोग। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं द्वितीय भाव की। किसकी बात करेंगे? द्वितीय भाव। अब आपको पता है कि वृषभ लगन में जब सूर्य द्वितीय भाव में बैठता है तो द्वितीय भाव का कारक कौन है? नहीं, द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, भावेश कौन है? वो है आपका बुध। वही बुध आपके पंचमेश होकर के भी बैठा हुआ है। पंचमेश क्यों है? क्योंकि कन्या राशि पंचमेश हो गई, कन्या राशि का समय बुध होता है। अब सूर्य बुध में जाकर के कैसा फल देता है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि बुध में जाकर के बुध की जो राशि है ना, ये वायु तत्व की राशि हो जाती है। कैसी राशि है? वायु तत्व राशि है। अब अग्नि वायु में जाकर के शांत नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं क्षणभंगुर परेशानी हो जाती है अग्नि में। इतना आपको पता है ना, शांत तो नहीं होती, तेजस्वी फिर भी रहती है, लेकिन परेशानी पैदा करने लग जाती है। अब परेशानी क्या करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मुख्य चीज समझिएगा। सबसे पहले क्या क्या परेशानी पैदा करेगी अग्नि तत्व राशि? धन, पिता, कुटुंब। याद रखना इस बात को, धन, पिता, कुटुंब। कुटुंब के बाद पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति। उस मनुष्य को अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ भी मिलने वाले होते हैं। उन लाभों से संबंधित और पैतृक संपत्ति, वाणी। पैतृक संपत्ति के बाद वाणी, वाणी के बाद मनुष्य के जीवन में इन सब जगहों पर अब उसे लाभ तो मिलना होता है। धन में, पिता में, कुटुंब में, पैतृक संपत्ति मतलब क्या कि पितरों के द्वारा पिता की संपत्ति का लाभ तो मिलना होता है, लेकिन सब में उसको क्या होता है? नुकसान हो जाता है। लाभ मिलने के बाद भी उसको नुकसान झेलना पड़ जाता है, परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वायु तत्व की जो राशि होती है वो अग्नि को थोड़ी पता है ना। हालांकि मित्र राशि तो, लेकिन राशि भी अपने आप में बलवान है। और मित्र नहीं है, सम हो जाता है, बुध सूर्य के साथ सम हो जाता है, इतना आपको पता है। अगर यहाँ पर सूर्य के साथ बुध की युति बन जाती ना तो शत्रु हो जाता। वो मैं आपको युतियों के बाद बताऊंगा, युतियां जब सीखेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए। क्या समझोगे? इसके बाद क्या है, जो पुरुष होता है, पुरुष होगा तो दाहिने, याद रखना इस बात को, पुरुष होगा दाहिने। अगर महिला होगी तो बाएं। पुरुष होगा तो दाहिने, महिला होगी तो बाएं नेत्र में क्या करता है? परेशानी पैदा कर देता है सूर्य। पुरुष होगी तो दाहिने, महिला होगी तो बाहिने नेत्र में जाकर के जो सूर्य है वो समस्या पैदा कर देता है। दूसरे भाव का सूर्य, इतना आपको समझ में आ गया होगा। समस्या पैदा कर देता है। उसके बाद हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है उस मनुष्य के। क्या कर देता है? हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है उस प्राणी के। अब क्यों होता है वो मैं आपको बता दूंगा। हड्डियों में दर्द, परेशानी। उसके बाद अगर वो मनुष्य अपने जीवन में, जिसके द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है, अगर इतनी सब परेशानियों का उसको सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे मनुष्य को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर पिता का सम्मान नहीं करेगा तो यही सभी झेलेगा। पिता के सम्मान से उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। जिसके द्वितीय भाव में, वृषभ लगन की कुंडली के द्वितीय भाव में अगर उसका सूर्य बैठा है तो पिता का सम्मान करेगा तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब हड्डियों में दर्द क्यों लिखा? क्योंकि पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। आयु का क्षेत्र, बल का, आयु का क्षेत्र, समय योग का क्षेत्र,
काल का क्षेत्र, वहाँ पर मनुष्य का शरीर धारण योग, वहाँ पर उसी दृष्टि के कारण क्या होगा कि वहाँ पर मनुष्य की हड्डियों में दर्द करना वह शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात आपने लिखी। अब एक बात को याद रखना, इस बात को मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया है कि युतियों को भी देखेंगे, अंशों को भी देखेंगे, दृष्टियों को भी देखेंगे। सब कुछ देखने के बाद ही निर्धारण किया जा सकता है कि सच में ऐसा बल मिलेगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परेशानी होगी कि नहीं होगी। याद रखना इस बात को। फलादेश ऐसे ही नहीं किया जाता, ये तो मुख्य मुख्य चीज़ें देखने को मिलती हैं। आ गया समझ में? चलिए लिखिए जल्दी से, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए ये मैं मिटा देता हूं। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक करके ना शांति से नोट कर लीजिएगा। आगे की चर्चा कर लेते हैं। एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में सारा गणना ले लेंगे, इसी की प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तभी मैंने सब कुछ पहले से लिख के तैयार कर दिया आपके लिए। तृतीय भाव की गणना करेंगे। अगर कुंडली के वृषभ लगन की कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य बैठ जाता है तो क्या देगा? आपको पता है तीसरा भाव जो राशि है वो कैसी राशि है? वो हमारी जल तत्व की राशि है। कैसी राशि है? जल तत्व की राशि है, इतना आपको पता है। और सूर्य आपको पता है जल तत्व की राशि में जाकर के, हालांकि मित्र की राशि है, मित्र ने परम मित्र की राशि है। चंद्रमा उसका परम मित्र है ना। नैसर्गिक मित्रता आपने पढ़ी है, पंचधा मैत्री चक्र आपने पढ़ा है, उसमें मैंने आपको समझा दिया था, परम मित्र माना जाता है। अब एक बात बताइए, अधिमित्र होने के कारण सूर्य यहाँ पर क्या हो जाता है? याद रखना, परम का मतलब अधि, अधि मतलब अधिक, अधिमित्र, अधिमित्र होने के कारण सूर्य यहाँ पर बली हो जाता है। मतलब सूर्य को स्वतः ग्रह के कारण, राशि के कारण नहीं, ग्रह के कारण बल प्राप्त हो जाता है सूर्य को। तो यहाँ पर मनुष्य को ना श्रेष्ठ लाभ मिलता है। क्या मिलता है? श्रेष्ठ लाभ, ग्रह योग के कारण। राशि को बताऊंगा, मेरी बात को समझिएगा। श्रेष्ठ लाभ के कारण क्या होता है कि मनुष्य का जो छोटा भाई अगर कमजोर होता है, क्या समझेंगे? छोटा भाई अगर क्या होगा? कमजोर होगा तो वह बड़े भाई से लाभ लेगा, और बड़े भाई से लाभ लेकर के बलवान होगा। बड़े भाई से लाभ लेगा। बड़े भाई से लाभ लेने के कारण क्या होगा कि वो मनुष्य अपने बड़े भाई के द्वारा सीखेगा और उसकी संपत्ति और उसके बल के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल करेगा, अच्छा करेगा। छोटा भाई अगर उसका कमजोर होता है तो। अब मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि अधिमित्र है, बली होकर के बैठा है, श्रेष्ठ लाभ देगा। क्या देगा? श्रेष्ठ लाभ कि उस मनुष्य के जीवन में पैतृक संपत्ति। और तृतीय क्षेत्र किसका कारक होता है? छोटे भाई बहनों का। जो भी मैंने आपको कारकत्व लिखा दिया है सबकी गणना देखिए। और एक मुख्य चीज देखना कि यहाँ पर जो तृतीय भाव है वो अष्टम से अष्टम हो जाएगा। कैसे? अष्टम से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो अष्टम से अष्टम हो जाता है मतलब 8वें भाव से जो तीसरा भाव होता है वो अकारक माना जाता है। अकारक का मतलब क्या होता है? एक तरह से मारक माना जाता है। तो मारक होने के कारण, ग्रहों की युतियों के कारण, राशियों के अंशों के कारण वो मनुष्य को परेशानी भी देंगे। और परेशानी कैसी होगी? वाणी, जो तृतीय योग के क्षेत्र में देखा जाता है, वाणी योग में परेशानियां फिर भी पैदा करता है सूर्य। अगर ग्रह की युति सही है, मतलब अकारक होकर के बैठेगा, क्योंकि अष्टम से जो अष्टम हो जाता है ना वो अकारक माना जाता है, मारक के समान हो जाता है। तो इसका जो ग्रह क्षेत्र का जो स्वामी है ना वो मारक की तरह फल देना शुरू कर देता है। तो जो बली है वही बेकार हो जाएगा, वही सूर्य को पीड़ित कर देगा, वही सूर्य को बलहीन कर देगा, वही सूर्य को परेशानियां देगा। समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज को, टॉपिक को लिख के बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं, दोबारा समझने की आवश्यकता ना पड़े। सब कुछ नोट कर लो एक बार में, जल्दी से नोट करो, आगे की चर्चा करेंगे। अनेक प्रकार के सुख हैं, बाहुबल, मान सम्मान, वो
सब ग्रहों की युतियों के बाद ही समझ पाते हैं। अभी मैं क्यों नहीं लिखा रहा आपको और चीज़ें, उसका कारण ये है, अगर मैं अभी सब कुछ लिखा दूंगा ना तो आप ये चीज़ को ना कंबाइंड करना छोड़ दोगे। फिर आप बोलोगे कि गुरुजी बुध भी ऐसा ही दे रहा है, बृहस्पति भी ऐसा ही दे रहा है। नहीं, पहले मैं आपको युतियाँ सिखाऊंगा, तब जाके मैं आपकी सबसे मुख्य गणना पे आएंगे। अभी आप मेन गणना लिख लीजिए, फिर हम युतियों के बाद जो अंशों के बाद षडबलों के बाद जो गणना करना शुरू करेंगे ना, फिर मैं आपको मुख्य चीज़ें बताऊंगा। निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। अब इतना नोट कर लो जल्दी से, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके ना शांति से नोट कर लेना। चलिए, अभी जो सिखाता जा रहा हूँ ना, बस आंख बंद करके सीखते जाओ। बस इतना सीख लो कि जो बता रहा हूँ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दो, मैं दोबारा से समझा दूंगा, दोबारा से जवाब दे दूंगा। और हालांकि आपको एक और मुख्य चीज़ बताता हूं कि मैंने जो दशमांश कुंडली बनाना सिखाया था उसमें थोड़ी सी ना त्रुटि हो गई है। त्रुटि क्या हो गई है कि उसमें जो मैंने बोला था ना आपको कि 9वें भाव के आगे से गणना करनी है। विषम राशियों में जब कोई आ जाता है, नहीं सम राशियों में जब कोई आ जाता है, सम राशियों से जब हम ग्रहों के अंशों से ग्रह बैठाते हैं दूसरी दशमांश कुंडली में, तो जो मैंने आपको लिखाया था ना नवम भाव से आगे से गणना करनी है, तो नवम भाव के आगे से गणना नहीं करनी, उसमें नवम भाव से ही गणना करनी है। जैसे अगर कोई विषम सम राशि बन नहीं होती तो यहाँ मान के चलिए कि ये राशि होती दशमांश में, तो यहाँ से नवम भाव के आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर यहाँ पे आएगा, तो यहीं से अगली गणना शुरू करेंगे। मान के चलिए कि 6 अंश आगे है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा वो। अगर वो भी समझ में नहीं आया है, प्रक्रिया आपको पुष्ट नहीं हो पाई है, तो मैं आगे जब दशमांश का एडवांस लेके आऊँगा ना, जिसमें आपको दशमांश की गणना करना सिखाऊंगा, उसमें और अच्छे से बता दूंगा। निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ सही से करा दूंगा। बाकी मैंने उस वीडियो के पिन कमेंट में वो लिख दिया है, उसको जा कर के पढ़ लीजिएगा। जिससे क्या है, मुझे थोड़ा ना संयोग में त्रुटि हो गई है, जल्दबाजी के योग में। कार्यार्थ मैंने देखा नहीं, पीछे जब देखा तो मुझे पता चला, तो इस चीज़ को समझिएगा। आ गया ना समझ में? नवम भाव से गिनेंगे और फिर जब दूसरी गणना करेंगे तो उसी भाव से गणना होगी। 1 नंबर उसी को मानेंगे जहां पर नवम भाव खत्म हुआ है, मतलब 9वां नंबर खत्म हुआ है, वहीं से करेंगे। आ गया समझ में? अब चलिए, तृतीय भाव खत्म हो गया, अब सूर्य के चतुर्थ भाव पर चलते हैं। क्या बोलेंगे? चतुर्थ भाव। अब आपको पता है कि चतुर्थ भाव सूर्य का क्या होगा? स्वक्षेत्री भाव होगा, क्योंकि सिंह राशि इसमें बनती है। सूर्य की खुद की राशि तो स्वक्षेत्री माना जाता है, लेकिन स्वक्षेत्री होने के साथ साथ आपको पता है कि मध्य रात्रि में चला जाता है। उस कारण से जो सूर्य होता है यहां पर अकारक हो जाता है। क्या हो जाता है? अकारक। अकारक होने के कारण, अब अकारक क्यों होता है? वो अकारक का भी निर्णय किया जाता है वृद्ध, मृत, बाल, युवा अवस्थाओं को देख करके। मैं आपको बता दूंगा, अभी इस वीडियो में भी थोड़ा सा समझा दूंगा कि सूर्य वृद्ध कब होता है, मृत कब होता है। बाकी जब मुख्य गणना लाएंगे ना ग्रहों की, वृद्ध अवस्था, सब कुछ मैं आपको एक एक प्रक्रिया को समझा दूंगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है ना उसको समझिए। इसके कारण कलह, मतलब क्या कि अकारक होने के कारण मनुष्य के जीवन में क्लेश, मतलब कलह की स्थिति बन जाती है। क्या बन जाती है? कलह की स्थिति पैदा कर देता है सूर्य जो है। माता के सुख में कमी, आपको पता माता का कारक है, मैं पहले समझ गया था। माता से समस्या उस मनुष्य को होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? माता से समस्या। माता से समस्या के बाद अगर इस प्रणाली में, अगर इस गणना में अगर सूर्य के अंश कम हो, याद रखना इस बात को, अगर सूर्य के अंश कम हो तो अधिक लाभ कब देगा? जब सूर्य का माणिक्य रत्न धारण कर लिया जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा सब कुछ, रत्नों की वीडियो लेकर के आएंगे ना कि कौन सी कुंडली के कौन से भाव को देख करके कब हमें रत्न धारण करना चाहिए, वो भी मैं आपको प्रक्रियाओं के योग में बता दूंगा। अभी क्या समझोगे कि कलह की स्थिति बना देता है, माता से समस्या पैदा कर देता है सूर्य जो होता है। अब सूर्य कौन से भाव में? चतुर्थ भाव का सूर्य। सुख तो फिर भी देता है क्योंकि स्वक्षेत्र की राशि होगी, तो वाहन का सुख देता है। याद रखना, वाहन का सुख देगा, संपत्ति का सुख देगा। लेकिन इन सब के सुख देने के बाद भी मनुष्य के जीवन में क्लेश पैदा कर देता है। तो इनके सुख का भी कोई लाभ उठा पाएगा? आप खुद बताइए। अगर किसी चीज़ से क्लेश बन रहा हो तो सुख का क्या फायदा?
तो सबसे पहले वही गणना मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तभी मैं आपको ये मुख्य चीज़ें नहीं लिखा रहा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी वो चीज़ें समझनी है जो मुख्य रूप से सूर्य के द्वारा देखी जाती हैं। सूर्य अच्छा भी बहुत है और सूर्य बुरा भी बहुत है। तो पहले बुराइयाँ बता देते हैं, उसके बाद अच्छाइयों की प्रक्रिया बताएंगे। अच्छाइयाँ ऐसे नहीं कि मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, नहीं, ऐसी ऐसी प्रक्रियाओं की गणनाओं में। जब अब एक बात बताइए, सूर्य ग्रह अभी तो खत्म होगा नहीं, अभी तो सूर्य की जब 12 राशियां खत्म हो जाएंगी फिर सूर्य की युतियों पे आएंगे, सूर्य के दोषों पे आएंगे, सूर्य के साथ 3-3 ग्रहों की युति, 4-4 ग्रहों की युतियों को बताएंगे। उसमें भी तो समझाना पड़ेगा ना, उसकी प्रक्रिया भी पुष्ट करनी पड़ेगी। अभी सारी गणना इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि अभी यहाँ पर दृष्टियों के बारे में नहीं बताया, अंशों के बारे में नहीं बताया, नक्षत्रों के बारे में नहीं बताया। उसके बाद ही समगणनाओं को हम जानेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए, चतुर्थ भाव का योग है सूर्य के प्रति, जो अब मैंने आपको लिखा दिया है, जल्दी से लिख लीजिए। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक करके शांति से लिख लेना, फिर हम अगली गणना पर चलते हैं। अब ये मत सोचना मन में कि गुरुजी ज़्यादा तो लिखा नहीं रहे हो, थोड़ा सा लिखा रहे हो, ज़्यादा लिखाना चाहिए। नहीं बच्चों, हर चीज़ एक निश्चित क्रम में लिखानी चाहिए। जब तक निश्चित प्रक्रिया में उसको नहीं सीखोगे तब तक आप युतियों तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जितना लिखा रहा हूं अभी पहले उतना समझ लो, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं पंचम भाव की, कि पंचम भाव में सूर्य आ जाए तो कैसा फल देता है। क्या कहेंगे? पंचम भाव। पंचम भाव का जो सूर्य होता है आपको पता है, इसका स्वामी कौन है? बुध। और वही बुध भावेश होकर के बैठा पड़ा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भावेश के साथ अगर बुद्धि की युति बन जाती है ना तो शत्रु बन जाता है। हालांकि जो सूर्य हमारा केंद्र का कारक है, केंद्र के भाव का स्वामी जो सूर्य है, केंद्र का स्वामी मतलब क्या कि अच्छा होकर के स्वामी, अगर मतलब क्या कि सूर्य अगर अपने क्षेत्र में किस योग में मका सुखाधिपति, क्या बोलेंगे? सुखाधिपति। सुखादि मतलब क्या है कि सुख को देने वाला सूर्य, केंद्र का सुखाधिपति अगर पंचम भाव में बैठ जाता है, केंद्र का सुखाधिपति पंचम भाव में बैठ जाता है तो क्या करता है? सबसे बड़ी मेरी बात को समझिएगा, मनुष्य की प्रारंभिक शिक्षा को योगवान कर देता है। क्या करता है? प्रारंभिक शिक्षा को बहुत अच्छी कर देता है। लेकिन क्या समझे? वृषभ लग्न की कुंडली में केंद्र का सुखाधिपति का मतलब क्या है? जो केंद्र को थोड़ा बहुत सुख देने वाला है। हालांकि वृषभ लग्न अच्छी भी मानी जाती है सूर्य के प्रति, वो ग्रहों के अंशों के बाद समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके। ये ग्रहों की युतियां, ग्रहों के सार, राशियों की गणना। अब बात बताइए, केंद्र का सुखाधिपति अगर पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए तो प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होती है, लेकिन उस मनुष्य के संतान में देरी कर देता है, संतान में देरी कर देता है। ये मुख्य रूप से प्रयोग में और प्रैक्टिकली देखा गया है। हालांकि तो सब चीज़ों की गणना के बाद ही जान पाएंगे, लेकिन अभी मुख्य मुख्य चीज़ें समझ लीजिए। संतान पक्ष में प्रारंभिक शिक्षा तो अच्छी कर देता है, लेकिन संतान पक्ष में संतान के प्रति ना देरी कर देता है, संतान के योग में समस्या पैदा कर देता है, देरी कर देता है। और पंचम भाव का जो सूर्य है वो मनुष्य को स्वाभिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, अभियुक्त, शेयर सट्टा, जो मनुष्य शेयर में मतलब लगाते हैं ना, शेयर करते हैं, सट्टा लगाते हैं, उसके लिए पंचम भाव का सूर्य अच्छा माना जाता है। उसके बाद सूर्य जो होता है ना, सूर्य का जो पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो बच्चा तेजस्वी होता है, अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी देर से पैदा होता है और पिछले जन्म के कर्मों को लेने वाला होता है। मतलब पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तभी उसी मनुष्य की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य अच्छा होकर के बैठा होता है। ये भी मुख्य क्रिया सूर्य के प्रति है। अभी क्या है, अभी इतना ज़्यादा आपको समझा दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी समझ नहीं पाओगे। समझना है तो युतियों के सार में समझोगे, युतियों से चलोगे तो क्या होगा कि कभी भी गणना करने पे आओगे ना तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिमाग में नहीं होगी। अभी मुख्य मुख्य चीज़ों को समझ लो। असल चीज़ तो हमें वहीं पहुंचना है ना, जब हम 6 प्रकार के प्रक्रियाओं को, 6 प्रकार के प्रक्रियाओं को देखने के बाद गणना करेंगे, हमें तो उसे सीखना है ना। मुख्य चीज़ तो हमारे लिए वही है। अभी तो क्या है, सूर्य की युतियाँ, सूर्य के प्रभाव बताए जा रहे हैं। अगर मान के चलिए मैं बोलता हूँ प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होगी, मैंने आपको बता दिया, बाय चांस मानिए यहाँ पर राहु बैठ जाए, ग्रहण दोष बन गया संतान के क्षेत्र में, अब बताइए क्या उसकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होगी? ग्रहण दोष बनेगा। ग्रहण दोष छोड़िए, शनि बैठ जाए, संघर्ष दोष बना दे, क्या होगा? अंधक दोष बना दे, क्या होगा? मंगल बैठ जाए, सौर्य योग बना दे तो क्या होगा? वो भी तो जानना जरूरी है ना।
और कितने अंश पर सूर्य बैठा है तो क्या होगा, वो भी प्रक्रियाएं जानना जरूरी है। आ गया समझ में? तो भी इतना जानिए, प्रक्रियाओं का सार है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। अगर नोट नहीं किया है ना तो वीडियो को रोक करके ना शांति से नोट कर लेना, एक एक चीज को क्रम से समझाएंगे। अब हम बात करते हैं षष्ठम भाव की, मतलब क्या, छठे भाव में अगर सूर्य बैठ जाता है तो कैसा फल देगा। क्या लिखेंगे? षष्ठम भाव। षष्ठम भाव का सूर्य अगर नीच का हो जाए तो नीच क्या कर देता है, भंग हो जाता है। याद रखना, तुला राशि में अगर सूर्य बैठा होता है, आपको पता है तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, अगर वही सूर्य 0 से लेकर के 10 अंश तक तुला में आपको पता है नीच का हो जाता है, नीच का हो जाता है, अगर इससे ऊपर निकल जाए तो निर्मल हो जाएगा। अवस्था आपको समझा दूंगा, निश्चिंत हो जाओ। क्या बोला मैंने? 0 से 10 अंश पर तो नीच का हो जाएगा, लेकिन 10 से अगर ऊपर निकल जाए तो निर्मल हो जाता है। निर्मल होने के कारण भावस्त भी हो जाता है कभी कभी। अभी हम क्या समझेंगे, सूर्य नीच का होने के कारण षष्ठम भाव में आ करके क्या हो जाता है, उसका नीच जो होता है ना वो भंग हो जाता है, नीच प्रवृत्ति उसकी भंग हो जाती है, और भंग होने के कारण एक तरह से राजयोग बना देता है। क्या बना देता है? राजयोग बना देता है मनुष्य के जीवन में। षष्ठम भाव का सूर्य वृषभ लगन की कुंडली में राजयोग बनाएगा तो उस मनुष्य के जीवन में हर तरह से लाभ है। अब लाभ कितने हैं, गिनाने में तो अनंत कोटि के हो जाएंगे। कैसे? अगर वह कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाएगा, क्या करेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा, उसमें लाभ मिलेगा। अगर वह कोई कार्य करेगा उसमें लाभ मिलेगा। अगर उसके शत्रु बनेंगे उसमें लाभ मिलेगा। अगर कोई प्रक्रिया में अच्छा काम करेगा उसमें लाभ मिलेगा। मतलब क्या कि कोई अगर ये व्यापार नहीं कि अगर कोई साधारण योग का कोई भी काम करेगा ना, मतलब अपनी प्रक्रिया के योग में, तो उसे लाभ ही मिलेगा। अगर ग्रह की युति सही है, अंश सही है, मतलब सूर्य जिस अंश पर बैठा है अगर उसी अंश पर बैठेगा, नीच भंग करने के अंश पर बैठेगा। मैं आपको बता दूंगा कब भंग होता है नीच, कब योग समझाएंगे। प्रक्रियाओं को अभी मुख्य चीज को समझिए, सब चीज में लाभ देता है जब नीच भंग हो जाता है। राजयोग जैसे प्रभाव दिखाता है सूर्य, कौन से भाव में? षष्ठम भाव में। वह मनुष्य शत्रु पर विजय करने वाला भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन एक मेरी बात को समझिएगा, सबसे बड़ी बात क्या करता है, माता की तबीयत को खराब करता है। याद रखिएगा, माता की तबीयत को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि है तो नीच का ही। अगर नीच भंग ना हो, मान के चलो कि नीच को भंग अंशों की दृष्टि में नहीं कर पा रहा है, यहां पर किसी और ग्रह की, मान के चलो कि यहां पर राहु साथ में बैठ गया, ग्रहण दोष बन गया, यहाँ पर चंद्र साथ में बैठ गया, अमावस्या योग बन गया, लेकिन नीच का बना है तो ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा। तो ग्रहों की युति तो भी देखनी पड़ेगी ना हमें, इस प्रक्रियाओं को भी तो देखेंगे। हालांकि मैं आपको दृष्टियां भी नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि सप्तम दृष्टि तब जानेंगे जब ज़्यादा हमें जानने की कोशिश होगी, जब ज़्यादा मुझे लगेगा कि समझाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, तब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी जो मुख्य चीज़ें हैं वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है आपको समझाना। क्या समझे? कि माता की तबीयत खराब रहेगी। माता की तबीयत के बाद क्या होगा, मकान, सबसे पहले मकान, वाहन, याद रखना, मकान, वाहन और प्रॉपर्टी। मनुष्य को क्या होगा, मकान, वाहन और प्रॉपर्टी में उस मनुष्य के हमेशा कलेश पैदा होते रहेंगे। क्या होगा, कलेश मिलते रहेंगे, परेशानियां पैदा करेगा मकान, वाहन और प्रॉपर्टी के योग में। क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो होता है वो नीच का हो जाता है तुला राशि में जाकर के। और नीच भंग कब होता है वो अंशों से जानेंगे, ग्रहों की युतियों से जानेंगे, ग्रहों की दृष्टियों से। पापत्व ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ जाए, आपको पता है कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ जाए ना तो सूर्य के लिए कष्ट कर, सूर्य को पीड़ित कर देगी, कमजोर कर देगी और ज़्यादा खराब कर देगी। तो ग्रह की दृष्टियों को भी जानेंगे। अभी क्या है इतना लिख लीजिए, माता की तबीयत खराब, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में कलेश, कोर्ट कचहरी में लाभ, कार्य में लाभ और शत्रु के योग में लाभ मिलता है, राजयोग बनाता है, नीच भंग कर देता है सूर्य। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फटाक से नोट करिए। जल्दी से नोट करो।
चलो नोट नहीं किया है तो आगे की चर्चा कर लेते हैं। जितना समझा है उतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करूँगा। चलिए आगे समझाते हैं। अब सूर्य के सप्तम भाव को देखते हैं कि कौन से स्थान को, पत्नी के स्थान को। और आपको पता है कि सप्तम भाव का सूर्य अपने मित्र घर में बैठा है। सप्तम भाव का सूर्य है तो ये मारक भाव, याद रखना। और एक बात याद रखना, भाव मारक होता है, ग्रह मारक नहीं होते। क्या होता है, भाव जो होते हैं ना, भाव, वो भाव होता है। मारक नाम का एक भाव है जिसमें जो ग्रह बैठ जाए वही मार्केश बन जाता है। ये भाव मारक है, ये कारक है, ये कारक है, ये कारक है, ये मारक है। अष्टम का ये मारक बन जाता है, अकारक को मारक भी बोलते हैं। अष्टम का ये मारक बन जाता है, कभी कभी अष्टम को भी मारक बोलने लग जाते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। भाव को मारक बोलते हैं, याद रखना, ग्रह को मारक नहीं बोलेंगे। उस भाव में बैठने वाले ग्रह मार्केश बन जाता है, लेकिन मारक कौन रहता है, वो भाव ही मारक रहता है। भावों को ही मारक कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो भाव है ये मारक है, इसमें मंगल की राशि बैठी है तो इसका मार्केश कौन कहलाएगा, मंगल कहलाएगा। चलिए आ जाइए चर्चा पर आते हैं। सप्तम भाव में सूर्य वो क्या परेशानियां पैदा करता है, किस तरह की समस्या, किस तरह का फल देता है। आपको पता है सप्तम भाव का सूर्य कहने को अष्टम है, जल तत्व की राशि है। कैसी राशि होगी, जल तत्व की राशि होगी। और आपको पता है कि सूर्य जल तत्व की राशि में क्या हो जाता है, अग्नि को बुझा देता है जल, तो क्या होता है, कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले पत्नी के स्वभाव में क्या देखेंगे कि जो पत्नी होती है ना, पत्नी के स्वभाव में, हालांकि मित्र की राशि है लेकिन जल तत्व की राशि है, तो पत्नी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है। चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन अहम की भावना से आता है, अहंकार से। क्यों, क्योंकि वो अपने ऊपर जैसे प्रेम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सूर्य जो है वो आपको पता है कि गुस्से का कारक है, तेजस्वी योग का कारक है। तो मित्र से भी प्रेम करोगे तो वहाँ से भी गुस्सा आएगा, वहाँ से भी क्रोध आता है। तो सबसे पहले क्या है, पत्नी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है। एक और बात को समझिए, उसकी जो पत्नी है, हालांकि पत्नी से सुख मिलता है, याद रखना, पत्नी से पति को सुख मिलता है। अब उसकी पत्नी जो होती है ना, अपने पति को सुख देने वाली हो जाती है। या तो हम कह सकते हैं पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाती है, ये भी बोल सकते हैं, या पत्नी पर धन अधिक हो जाता है, या पत्नी प्राइवेट जॉब करने वाली हो जाती है, ये भी हम मान सकते हैं। इसको सप्तम भाव के सूर्य के द्वारा पत्नी से सुख मिलता है। वो सुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब पत्नी के सुख से आप समझ रहे हो, पत्नी को लाभ देगी पत्नी, इतना याद रखना। लेकिन अगर एक बात को समझिए, अगर सप्तम भाव पर, वही मैंने आपको बताया कि इस भाव पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पाप ग्रह मतलब के मान के चलिए कि शनि की दृष्टि अगर इस भाव पे पड़ गई तो क्या करेगा, ये दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देगा, दाम्पत्य को खराब कर देगा। याद रखना, मैंने आपको क्या समझा रहा हूं कि अभी मुख्य गणना जान रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे। हम मुख्य चीज़ें तब समझेंगे जब ग्रहों की युतियों को भी देखें, ग्रहों की दृष्टियों को भी देखेंगे। अभी क्या समझोगे, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो दाम्पत्य जीवन खराब, लेकिन सुख देखिए है तो चिड़चिड़ापन, लेकिन पत्नी का सुख, सरकारी नौकरी, धन, प्राइवेट जॉब, किसी भी प्रकार से पत्नी पति को सुख देने वाली हो जाती है इस प्रक्रिया में। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चीज़ों को ना मिटा के दोबारा से मिटा देता हूँ, वीडियो को रोक करके ना शांति से नोट कर लेना, जिससे कि आपको सब कुछ आराम से और शांति से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आया करे ना तो कमेंट कर दिया करिए, जिससे क्या मैं पढ़ करके आपको वही टॉपिक में आपको कमेंट में बता दिया करूँगा। नहीं बताऊँगा तो अगली वीडियो में समझा दिया करूँगा। थोड़ा वो जो मुझे समय मिलता है ना, समय की अवधारणा में थोड़ा समय निकाल करके अगली वीडियो में वही टॉपिक समझा दिया करेंगे। चलिए अष्टम भाव की बात करते हैं सूर्य के। अष्टम भाव में सूर्य कैसा होता है वो हम देख लेते हैं आज। अष्टम भाव, आपको पता है कि अष्टम भाव में सूर्य की धनु राशि बनती है। धनु राशि का मतलब क्या है कि मित्र की राशि है, इतना आपको पता है। अष्टम भाव में मित्र राशि होने के कारण, पहले बात को समझिएगा, मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। क्या बनाता है, बुद्धिमान। बुद्धिमान के बाद उसकी अचल संपत्ति होती है, अचल मतलब ना खत्म होने वाली, उसके पास अचल संपत्ति होती है।
ध्यान से समझिएगा, सारे टॉपिक को समझा रहा हूं। बुद्धिमान अचल संपत्ति होती है और दृष्टि कहां पर पड़ रही है? दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पर। ये से भी समझना जरूरी है। सब अष्टम भाव की दृष्टि कहां पर पड़ रही? डायरेक्ट तृतीय भाव पर। तो यहां पर वाणी में तेज होता है, वाणी में, ऐसे मनुष्य की वाणी में तेज हो जाता है। लेकिन क्या लिखा है? बुद्धिमान होता है, उस मनुष्य पर अचल संपत्ति होती है, उसकी वाणी में तेज होता है। लेकिन एक बात को समझिएगा, अगर सूर्य अष्टम भाव में, वैसे तो आपको इतना पता है कि अशुभ माने जाते हैं त्रिक स्थान, षष्टम अष्टम और द्वादश भावों को अशुभ माना जाता है, इतना आपको पता है, मैं आपको समझा चुका था। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पर अच्छा बैठा है, अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं, जैसे मान के चलिए कहीं बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, कहीं गुरु की दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ रही है, अपनी ही राशि पर पड़ रही है, तो आपको पता है कि सब कुछ अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मित्र की राशि होगी और मित्र की राशि में हमेशा अच्छा प्रभाव दिखाता है। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य कैसा हो जाए? पीड़ित हो जाए। अब पीड़ित कैसे होगा? पीड़ित होने का कारण है कोई पाप ग्रह की दृष्टि, कोई पाप ग्रह की युति, यहाँ पर राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, कोई पाप ग्रह की युति या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो एक बात को याद रखना, तो मनुष्य के जीवन में सबसे पहली बात पेट की समस्या पैदा कर देगा। पेट की समस्या याद रखना, अगर पीड़ित हो जाता है सूर्य तो पेट की समस्या पैदा कर देगा। पेट की समस्या के बाद मनुष्य की हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था ना, वैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ कि उस मनुष्य की हड्डियों में, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक होता है ना, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पीड़ित होने के कारण उसकी अचल संपत्ति में भी क्या होगी? समस्या हो जाएगी। अचल संपत्ति में भी क्या होगा? समस्या पैदा कर देता है सूर्य। जब उसके अष्टम भाव का सूर्य पीड़ित हो जाता है तो उसी में एक और चीज, उसकी वाणी में भी समस्या पैदा कर देता है। ऐसे मनुष्य की दृष्टि, यानी कि अष्टम भाव की दृष्टि जब डायरेक्ट पड़ेगी, कहाँ पर पड़ती है? 1 2 3 4 5 सप्तम पर यहाँ पर पड़ती है अष्टम भाव की दृष्टि, डायरेक्ट द्वादश भाव पर, दूसरे भाव पर पड़ती है, तो वाणी के तेज में भी समस्या पैदा कर देता है। अष्टम से अष्टम अकारक होता है, माफ करना संयोग नहीं बना पाया, अष्टम से अष्टम अकारक होता है, तो यहाँ का भाव जो है यहाँ पर भी दृष्टि नहीं, यहाँ पर भी प्रभाव दिखाएगा। अष्टम से अष्टम को अकारक मतलब मारक माना जाता है, तो कष्ट वहाँ पर भी सूर्य के द्वारा होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर पीड़ित नहीं है तो क्या है? पीड़ित है तो पेट की समस्या, हड्डियों में दर्द, अचल संपत्ति में समस्या, बुद्धिमानी में कमी और वाणी में समस्या पैदा करता है सूर्य अगर पीड़ित है तो। मुख्य चीज आपको समझ में आ गई है ना? एक एक चीज को क्रम से और बारीकी से समझना, एक एक चीज को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए बच्चों, जो आपको समझ में आ गया है तो एक दूसरे से कंबाइंड करनी है चीज को, तभी हमारी समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे हम। चलिए, नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो को रोक करके दोबारा से देख लीजिए, और नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दिया करिए, जिससे क्या मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं दसम भाव की, नहीं नवम भाव की, अष्टम की बात हो रही थी, नवम भाव की बात करते हैं। अगर नवम भाव में हमारा सूर्य बैठे तो किसकी बात करेंगे? नवम। और आपको पता है नवम भाव को क्या कहा जाता है? कारक भाव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कारक भाव। और आपको इतना पता है कि नवम भाव और दसम भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाता है सब अच्छे ही फल देते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान और कर्म स्थान वह होता है। सूर्य तो हालांकि दसम भाव में जाके बली हो जाता है, दिग्बली हो जाता है, ज़्यादा अच्छी तरह से फल देता है। नवम भाव का सूर्य जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि भाग्य का स्थान हो गया, धर्म का स्थान हो गया। ऐसा मनुष्य, एक बात को समझिएगा, चलिए नवम भाव की जो दृष्टि पड़ेगी वो डायरेक्ट तृतीय भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ का असर यहाँ भी दिखाएगा। नवम भाव का सूर्य हालांकि मकर राशि में हो गया। कौन सी राशि में हो गया? मकर राशि में। और आपको पता है कि मकर राशि में सूर्य बैठ जाता है कभी भी,
उस समय पर सूर्य के अंशों को देखा जाता है। अंशों को क्यों देखा जाता है? अंशों के बल से हम जान पाएंगे कि सूर्य अच्छा है कि बेकार है, समभावस्थ है कि कैसा बैठा हुआ, अंशों के बल से जान पाएंगे। जैसे अगर सूर्य 0 अंश से लेकर के, मुख्य चीज समझना, 0 अंश से लेकर के 6 अंश पर बैठा हो तो सूर्य को वृद्ध बताया गया है। अगर 6 अंश से लेकर के 12 अंश तक बैठा है तो सूर्य को, एक मुख्य चीज समझना, सूर्य को वृद्ध बता, 6 से 12 पर सूर्य को मृत बताया, मृत बताया है, मृत। और 6 अंश से 12 अंश पर सूर्य बैठा तो सूर्य को वृद्ध बताया गया है। और 12 अंश से लेकर के अगर 18 अंश तक सूर्य बैठा है तो सूर्य को युवा बताया गया है। और 18 अंश से लेकर के अगर सूर्य 24 अंश तक बैठा है तो सूर्य को किशोर बताया गया है, कुमार अवस्था, मतलब किशोर कुमारी की बात है, कुमार बताया गया है। और अगर 24 अंश से लेकर के सूर्य 30 अंश तक बैठा है तो सूर्य को बाल बताया गया है। अब इस अंश से समझिएगा कि सूर्य किस प्रकार से मनुष्य को फल देगा। मकर राशि का सूर्य, हालांकि मकर संक्रांति मकर के सूर्य के मकर में जाने से ही बनती है, लेकिन मुख्य चीज क्या समझेंगे कि सूर्य नवम भाव में जाके भाग्य स्थान में बैठ जाए, लेकिन वहां पर अगर सूर्य पीड़ित हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर सूर्य बाय चांस पीड़ित हो जाए, समभावस्थ हो जाए तो कैसा फल देगा, समभावस्थ हो जाए तो कैसा फल देगा। तो याद रखना, ऐसा मनुष्य हमेशा सब कुछ क्या होगा, सब कुछ नहीं देगा। ऐसा मनुष्य अगर समभावस्थ हो जाए ना तो ऐसा मनुष्य सब कुछ नहीं देगा। अगर किसी मनुष्य को कुछ देने की बारी आए ना तो सब कुछ नहीं देगा, परंतु जो देगा वो अच्छा देगा। जो उसके पास है धार्मिक प्रवृत्ति में, धार्मिक योगी भी बनता है मनुष्य, धार्मिक प्रवृत्ति में सब कुछ नहीं देगा, लेकिन जो देगा अच्छा देगा, इस बात को याद रखना। और ऐसे मनुष्य अगर पीड़ित सूर्य हो जाए, उस मनुष्य को सूर्योदय के बाद तक, अगर किसी का सूर्य पीड़ित हो जाए, सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्या समझे? अगर इस भाव का सूर्य पीड़ित हो जाता है तो उसे सूर्योदय के भाव, अब सूर्योदय के काल से आगे तक नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा है आपके पराक्रम पर, आपकी वाणी पर, आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है। उस बल के योग में क्या देखेंगे, अगर सूर्य पीड़ित है तो सूर्य के बाद तक मत सोइए। अगर सूर्य समभावस्थ है तो सब कुछ देगा परंतु अच्छा, सब कुछ नहीं देगा परंतु अच्छा देने की कोशिश करता है। ऐसा मनुष्य धार्मिक योगी भी सूर्य उसको बनाता है, नवम भाव को। वैसे तो बोला जाता है पिता का सुख भी मिलता है, माता का सुख भी मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। पिता की प्रॉपर्टी जो होती है, आज्ञाकारी बेटा भी बनता है, धार्मिक पूजा पाठ करने वाला भी होता है, ईश्वर की प्राप्ति करने वाला भी होता है, हवन यज्ञ पूजा पाठ करने वाला भी होता है, गुरु ब्राह्मण को मानने वाला भी होता है, माता व स्वयं को यात्रा कराने वाला भी होता है, माता को लंबी यात्रा कराने वाला भी होता है। ऐसा मनुष्य जिसके नवम भाव में सूर्य बैठ जाता है। लेकिन मुख्य चीज क्या है कि अभी हमें यह समझना है फायदेमंद है, बस बाकी युतियां बता देंगी कितना फायदेमंद है, कितना फायदेमंद नहीं है। इतना समझो, पीड़ित है तो क्या करना है, समभावस्थ है तो क्या करना है, और कितनी अवस्था तक सूर्य कैसा माना जाता है, कितने अंश पर कितना कैसा। बाकी तो अवस्था तो बाद में आराम से समझा देंगे, निश्चिंत हो जाइए, वो सब कुछ हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी क्या समझना है उस चीज़ को नोट कर लीजिए और ध्यान से, जल्दी से नोट करिए। जब हम क्रियाएं बताएंगे तब आपको और अच्छे से समझा देंगे और प्रक्रिया से समझा देंगे। अभी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना। अब दशम भाव पर चलते हैं कि दशम भाव में सूर्य कैसा होता है। चलिए, दशम भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो कैसा फल देता है। आपको पता है दशम भाव सूर्य की मकर राशि हो गई, नहीं कुंभ राशि हो गई, सॉरी, दशम भाव सूर्य की कुंभ राशि हो गई। और आपको पता है कुंभ का सूर्य कहने के तो पुत्र की राशि है, लेकिन यहाँ पर भी प्रभाव सूर्य दिखाता है क्योंकि यहाँ पर जाकर के दिग्बली हो जाता है सूर्य। ऐसा मनुष्य जो होता है, यहाँ पर सूर्य क्या हो जाता है, दिग्बली हो जाता है, दिशा का बल उसे मिल जाता है। षड बलों में से एक बल हो जाता है दिग्बल, उस दिशा का बल ऐसे मनुष्य को मिल जाता है। और ऐसा मनुष्य जो दिग्बली हो जाता है वो मनुष्य क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा मेहनती हो जाता है।
ऐसे मनुष्य को मेहनती बोला जाता है। मेहनती के साथ साथ उसे बॉस से प्रेम मिलता है, बॉस से प्रेम मिलता है। दो चीज़ें समझना, जहाँ पर फिर जॉब करता है वहाँ बॉस से प्रेम। हालांकि सरकारी नौकरी के भी उसके चांसेस बनते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के चांस पड़ते हैं, मिल भी जाती है अगर सूर्य सही अवस्था में बैठा होगा तो। दशम भाव का सूर्य दिग्बली तो होता है, अच्छा होता है, लेकिन उसकी अवस्था भी देखनी पड़ेगी। मतलब क्या, युतियाँ भी देखनी पड़ेगी, अंशात्मक दृष्टि कि कहाँ पर दृष्टि डालेगा, क्या प्रक्रिया करेगा, वो भी देखना पड़ेगा। चलिए क्या हो जाएगा, अगर सूर्य यहाँ पर देखिए शनि के साथ है, कौन सी राशि में, शनि, और शनि का पता है अगर सूर्य का शनि अति शत्रु, क्या हो जाएगा, अति शत्रु। याद रखना इस बात को, सूर्य अगर शनि के साथ अति शत्रु ना हो, अति शत्रु ना हो तो ऐसा फल देगा। अगर अति शत्रु हो तो हम इसका उल्टा समझ लेंगे। उल्टा क्या, कि बॉस से तो मतभेद हो जाएंगे, मतभेद, और मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर शनि के साथ युति बन जाए और अतिशत्रु ना हो तो ऐसा होगा, और अतिशत्रु हो तो इसका उल्टा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने, मेहनती होगा, बॉस से प्रेम करने वाला होगा। अगर अतिशत्रु बैठ जाता है साथ में तो मेहनत करता है लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, बॉस से मतभेद पैदा कर लेगा। दशम भाव का सूर्य, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो को रोक करके ना शांति से नोट कर लेना, आगे की चर्चा करते हैं। चलिए एकादश भाव के सूर्य की बात कर लेते हैं। एकादश भाव में अगर सूर्य बैठता है तो कैसा फल देगा, एकादश भाव। आपको पता है कि एकादश भाव में सूर्य वैसे तो लाभ का स्थान है, पर यहाँ पर जल तत्व की राशि हो जाती है। कौन सी राशि है ये, जल तत्व की राशि। मीन राशि जल तत्व की राशि है, लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य समभावस्थ हो जाए, समभावस्थ का मतलब क्या है कि शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह की युतियाँ बन जाती हैं, समान अवस्था का हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में क्या हो जाएगा, प्रभाव क्या दिखाएगा। हालांकि है तो मित्र का ग्रह, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है तो मित्र का ग्रह, मित्र का घर, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होने के साथ साथ क्या बुरा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बुरा ये होगा कि धन जो है ना वो आते आते क्या होगा, आते आते धन जो है आते आते रुक जाएगा। ऐसे मनुष्य के जीवन में जो धन आता है ना, धन तो आता है, आमदनी तो आती है, लेकिन जिसकी मीन राशि का सूर्य, वृषभ लगन में मीन राशि का सूर्य हो जाता है एकादश भाव में बैठ करके, उस मनुष्य के जीवन में धन के कमाने के योग तो बनते हैं, लाभ के योग तो बनते हैं, लेकिन धन आते आते ना रुक जाता है। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, धन आते आते रुक जाएगा। और क्या होगा कि अपने प्रभाव को नहीं दे पाएगा। सूर्य जो है ना, अपने जो सूर्य बैठा है, सूर्य अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाएगा। क्या होगा, नहीं दिखा पाएगा। ऐसे सूर्य को क्या बोलते हैं, प्रभाव को क्यों नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये सूर्य की कौन सी राशि में है, जल तत्व की राशि में सूर्य बैठा है। बस इसी कारण से प्रभाव को नहीं दिखा पाएगा। जल तत्व भी है, दूसरी बात क्या है कि दुस्वभाविक भी है। कौन सी राशि है, दुस्वभाव की राशि है, दो स्वभाव को रखने वाली राशि है, इसलिए अपने प्रभाव को सूर्य नहीं दिखा पाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करूंगा। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। बुराइयां लिखना जरूरी है, ग्रहों की युतियां समझाएंगे। चलिए, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना। फिर लास्ट हम द्वादश भाव की चर्चा कर लेते हैं कि द्वादश भाव में सूर्य कैसा होता है। द्वादश भाव, द्वादश भाव का जो सूर्य होता है बच्चों, सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। कौन सी राशि है, उच्च राशि। लेकिन 12वें भाव का सूर्य आपको पता है कि अच्छा नहीं होता, त्रिक स्थान हो जाता है। अच्छा होकर के बैठेगा तो बुरा फल देगा, इतना आपको पता है। सब कुछ अच्छा होता है, उच्च राशि है तो सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन नेत्र में, किसमें, त्रिक स्थान है, उस कारण से बता रहा हूं, नेत्र में समस्या पैदा करता है। और समस्या कब पैदा करता है, जब पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है। पाप ग्रह की
दृष्टि पड़ जाए, यानी कि अगर यहाँ पर मान के चलो कि शनि आकर के बैठ जाए सूर्य के साथ तो क्या होगा, अंधक योग बनाएगा। शनि आकर के बैठ जाए संघर्ष योग बनाएगा। राहु आकर के बैठ जाए तो ग्रहण दोष योग बना देगा। ग्रहण दोष बना देगा तो क्या होगा, नेत्र में समस्या पैदा कर देगा। पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या युति पड़ जाए तो मनुष्य के जीवन में क्या होगा, नेत्र में समस्या पैदा कर देगा। ऐसा मनुष्य, वैसे तो द्वादश भाव का सूर्य उच्च का होकर के सब जगह मनुष्य जीतेगा। क्या होगा, सब जगह जीतेगा, मतलब कोई भी काम कर लेगा सब जगह उसका बोलबाला होगा, उसी का नाम चलेगा, सिक्का चलेगा। याद रखना इस बात को। एक और बात कि कोर्ट कचहरी में उस मनुष्य को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लाभ कब मिलेगा, अगर उस पर ये काम ना हो रहा हो तो लाभ मिलेगा। अगर किसी पीड़ित ग्रह की दृष्टि धार्मिक स्थानों पर अच्छा होता है ऐसा मनुष्य, धार्मिक होता है ऐसा मनुष्य, कार्य प्रगतिशील होता है ऐसे मनुष्य का। अभी तो मैं इतनी चीज़ें नहीं लिखाना चाहता आपको, क्योंकि मेरी भावना ये बोल रही है कि अगर ये सब चीज़ें आपको लिखा दूंगा तो युतियों को नहीं समझा पाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे दूसरे एस्ट्रोलॉजर करते हैं ना, अगर वैसे मैं ही कर दूंगा तो आपको सिखाऊंगा क्या। अभी ये प्रक्रिया है, सबसे आधी बात है। अगर आपको ये लगता है बच्चों कि मैंने आपको कम लिखाया है तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको एक साथ बोल देता हूँ सूर्य की अच्छाइयाँ, अगर कंफ्यूज ना हो तो लिख लो, नहीं तो सब कुछ है। प्रथम भाव में बैठता है तो सुखाधिपति, वाहन का सुख, साहसी, मान सम्मान, यश, भूमि, भवन, प्रतिष्ठा, अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है, शिक्षक बनाता है, ज्योतिषकार बनाता है, डॉक्टर बनाता है और अलग अलग मनुष्य अपनी छाप छोड़ता है। लग्न भाव में अगर सूर्य बैठ जाता है, लेकिन ग्रहों की युतियाँ तो देखना जरूरी है ना, जरूरी थोड़ी कि यही होगा। अगर ग्रह ही बेकार बन जाए तो क्या बताएंगे दूसरे भाव का, माता, कुटुंब, वाणी, वाणी में तेज, कुटुंब का प्यार मिलता है। दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठ जाता है तो। तीसरा, भाई बहन का सुख, अपनी मेहनत से बाहुबल, स्वाभिमान, मकान, वाहन का सुख, जागृति वाले लेख लिखता है और अच्छा लेखक बनता है। तृतीय भाव में अगर बैठ जाता है तो अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, लेकिन युतियाँ भी तो देखनी पड़ेंगी। चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में, माता व मकान का सुख, वाहन का सुख, दिल का राजा, और जो दिल करता है वही करता है, चेहरे पर जुबान पर वही रखता है जो उसके दिल में होता है, अंदर से जैसा बाहर से वैसा ही होता है। हर किसी की मदद करने वाला, परोपकारी होता है, जिसके चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ जाता है, क्योंकि स्वक्षेत्री होकर बैठ गया ना, लेकिन युतियों के बाद पता करेंगे। पंचम भाव में, इस भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, पहला पुत्र होगा लेकिन देरी से होगा, पहला पुत्र उत्पन्न होगा। उसके याद रखना, स्वाभिमानी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, सहनशील होता है, साइंस का ज्ञाता, विज्ञान का ज्ञाता होता है, अभ्यासु होता है, मतलब जिज्ञासु, हर चीज़ को सीखने की प्रक्रिया करता है। शेयर बाजार, सट्टे बाजार का लगाने का चाहिए, उसको शेयर बाजार का काम करना चाहिए, ऐसा मनुष्य जीतता है, अच्छा काम होता है। सूर्य की उपासना करने वाला और बच्चा तेजस्वी होता है, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को करने वाला होता है, और ऐसा मनुष्य मकान और वाहन का सुख पाता है, जिसके पंचम भाव में। षष्टम की बात करें तो उसकी माता की तबीयत खराब रहती है, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का उसको कलेश बना रहता है, सब तरह की शत्रु योग से परेशानी। लेकिन अगर युति अच्छी हो जाए, नीच भंग हो जाए तो अच्छा होकर के फल देगा। युतियाँ अच्छी हैं, दृष्टियाँ अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। सप्तम भाव की बात करते हैं, बहुत अच्छी पत्नी मिलती है, तेजस्वी, लेकिन अहंकार होने के कारण, क्या, ईगोइस्टिक होने के कारण, अहंकार के कारण पत्नी से मतभेद पैदा हो जाते, द्वेष, मनमुटाव पैदा हो जाता है। ग्रहों की युतियों से ही तो ईगोइस्टिक होगा, ग्रहों की युतियों से तो मनमुटाव पैदा होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। दृष्टियाँ, अंशों को देखने के बाद ही पता चलेगा ना। अष्टम भाव में सूर्य बैठ जाए तो अशुभ माना जाता है, माता की तबीयत में हानि, वाहन में कष्ट, जमीन जायदाद में हानि, प्रॉब्लम, ज्योतिष, तंत्र विद्या, कूट विद्या के रस को पाने वाला हो जाता है। अष्टम भाव का जो होता है, तंत्र विद्या को जानने वाला, कूट रस को पाने वाला। नवम भाव का सूर्य, पिता का सुख, माता का सुख, पिता की प्रॉपर्टी, पिता का आज्ञाकारी बेटा, धार्मिक पूजा पाठ करने वाला, ईश्वर की प्राप्ति करने वाला, आस्था, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ को मानने वाला, गुरु ब्राह्मण को मानने वाला, माता व स्वयं को यात्रा देने वाला, यानी कि यात्रा से सुख पाने वाला हो जाता है। इसके नवम भाव में सूर्य होता है। दसम भाव की दिशा बली हो जाता है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनता है, और पिता भी उसके कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से संबंधित हो जाते हैं। जिसके दसम भाव में है ना, उसका पिता कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से संबंधित होता है। गवर्नमेंट जॉब उसको मिलती है, बहुत ही अच्छा नामचीन होता है, मतलब अपने नाम को कमाने वाला होता है और समाज में इज्जत को पाता है। जिसके दसम भाव में सूर्य है, सही युतियों से, सही अंशों से।
एकादश भाव में हो जाते सूर्य, 11वें भाव में सूर्य है तो मित्र का सुख मिलता है, मित्र से लाभ मिलता है, मित्र से घर जैसा रिश्ता होता है, मित्र से मदद मिलती है अगर सही सब चीज़ें सही हों तो। द्वादश भाव में उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छा। विदेश योग बनते हैं, विदेश मकान, माता को विदेश की यात्रा कराता है, विदेश में धन कमाता है, माता की तबीयत में थोड़ी सी कमी अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो। इसमें भी लिखा है ना, अच्छाइयों में बुराइयां भी लिखी हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सूर्य की दशाएं देखी जाती हैं बच्चों। सूर्य की महादशा जब चल रही हो ना, तभी सूर्य इस तरह का फल देता है। महादशा चल रही हो, कौन से ग्रह की युति बन रही है, कैसे अंशों की युति बन रही है, जैसे षडबल, अंश, राशि, भाव, कारक, मारक, बाधक, योग कारक, प्रबल कारक, नक्षत्र, इन सबको देखने के पश्चात ही हम सूर्य की गणना कर सकते हैं। स्पष्ट लिखा है। सबसे बड़ी प्रक्रिया ये मैंने सब ग्रहों की मतलब सब ग्रंथों की गणना के बाद निचोड़ निकाला है आपके लिए। मारक भाव वही होता है, मारक भाव होता है, ग्रह नहीं। मारक जो बोलते हैं ना वो भाव माना जाता है, ग्रह नहीं होता। 8 से 8वां होने के कारण कुंडली का तीसरा भाव अकारक हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने ग्रंथों से निकाली हैं, सब चीज़ें मैंने ग्रंथों से गणना ली है और एक एक चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ। किसी चीज़ में कमी नहीं है, जो लिखा रहा हूँ कृपया करके उसको लिख लीजिए। मन में किसी तरह का ठेस मत पहुंचाइए कि गुरुजी ने कम लिखाया है, गुरुजी ने ज़्यादा नहीं लिखाया। बच्चों, मैं आपको केवल अपने भाव से समझाना चाहता हूं जिससे आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप ज्योतिष को पूर्ण क्रम से सीखो और वीडियो को पूरी देखा करो, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आ गई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और सब कार्यों को पूर्ण करिए। 10 मांस को मैं और अच्छे से समझा दूंगा, बता दूंगा कैसे बनाई जाती है, सब प्रक्रिया पुष्ट करूंगा। लेते हैं विदा, कार्य को पूर्ण करिए। राधे राधे।